नमस्कार, द रेवोल्यूशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है। मैं हूं दुष्यंत सिंह और इस चैनल के माध्यम से लगातार स्पेक्ट्रम की मॉडर्न हिस्ट्री की सीरीज में आपको प्रोवाइड करा रहा हूं। चैप्टर नंबर 26 गतिमान है, जिसके अंतर्गत हम संवैधानिक, प्रशासनिक और न्यायिक विकास का अध्ययन कर रहे हैं। हम ये चर्चा कर रहे हैं कि भारत में औपनिवेशिक काल के दौरान या ब्रिटिश शासन के अधीन संवैधानिक विकास किस तरीके का रहा, प्रशासन का किस तरीके से विकास हुआ और न्यायिक व्यवस्था किस तरीके से डेवलप हुई। इन सभी चीज़ों के बारे में चर्चा कर रहे थे और आज इस अध्याय का अंतिम पार्ट आप देख रहे हैं। इसके 2 पार्ट मैंने आपको पहले प्रोवाइड करा दिए हैं। थोड़ा-सा लेंथी चैप्टर था, तो इस वजह से मैंने इसको पार्ट्स में डिवाइड करते हुए आपको प्रोवाइड कराया है। तो इस अध्याय के अंतर्गत हम लगभग सभी चीज़ों पर बात कर चुके हैं, चाहे 1773 से लेकर के 1858 के बीच की संवैधानिक विकास की बात हो, भारत में सिविल सेवाओं के विकास की बात हो, आधुनिक भारत में मॉडर्न इंडिया में पुलिस व्यवस्था के सूत्रपात की बात हो, या ब्रिटिश शासन के अधीन सेना में किस तरीके से परिवर्तन किया गया, पुनर्गठन किया गया, ब्रिटिश भारत में न्यायपालिका का विकास किस तरीके से हुआ, इन सभी टॉपिक्स पे हम प्रीवियस क्लासेस में चर्चा कर चुके हैं। आज हम प्रमुख रूप से बात करेंगे 1857 के बाद में जो प्रशासनिक संरचना थी, एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर जो था, उसमें किस तरीके से परिवर्तन किए गए और खास करके प्रशासन की बात करेंगे, जिसमें केंद्रीय प्रांतीय और स्थानीय स्वशासन का विकास प्रांतीय और स्थानीय स्वशासन का विकास किस तरीके से किया गया, इन सभी चीज़ों के बारे में आज के इस क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, तो पिछली क्लास में जहाँ पे चीज़ों को छोड़ा था, वहीं से स्टार्ट करते हैं। न्यायपालिका के विकास को हम डिस्कस कर ही चुके हैं। इसके बाद में अब सीधे प्रशासन की तरफ बढ़ते हैं। प्रशासन के 3 एस्पेक्ट हम देखेंगे यहाँ पे, केंद्रीय प्रशासन, प्रांतीय प्रशासन और स्थानीय स्वायत्त संस्थाओं का विकास। ये प्रमुख हमारे टॉपिक रहने वाले हैं। तो सबसे पहले केंद्र सरकार या केंद्रीय प्रशासन के बारे में बात करते हैं। भारत सरकार को बेहतर बनाने के लिए 1858 के एक्ट के द्वारा भारत का शासन जो है वो सीधे क्राउन के अधीन कर दिया जाता है। 1858 का अधिनियम मैं आपको विस्तार से पढ़ा चुका हूँ और वहाँ पे मैंने आपको बताया कि 1858 का जो अधिनियम लाया गया उसको क्या नाम दिया गया कि ये जो अधिनियम हम लेकर के आ रहे हैं, ये हम इसलिए लेकर के आ रहे हैं, ये ब्रिटिश सरकार का मानना था कि हम भारत के एडमिनिस्ट्रेशन को, भारत के प्रशासन को बेहतर बनाना चाहते हैं। 1857 में आपको पता है कि 1857 में एक प्रमुख घटना 1857 के विद्रोह के रूप में आपको देखने को मिलती है। 1773 से लेकर के 1858 के अधिनियम आने से पहले तक जो पूरा का पूरा एडमिनिस्ट्रेशन था, इसको आप कंपनी के शासन के तौर पे देखते हैं। ठीक है? और इसके बाद में 1858 के बाद में ये जो अधिनियम आता है, इस अधिनियम के द्वारा भारत का जो प्रशासन है वो सीधे किसके कंट्रोल में पहुँच जाता है? वो ब्रिटिश क्राउन के कंट्रोल में पहुँच जाता है और इस उद्देश्य के लिए क्या किया गया? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ये जो 2 संस्थाएँ हुआ करती थी कंपनी के अधीन, इनको समाप्त कर दिया गया और इसके अधिकार जो थे वो एक भारत सचिव पद को दे दिए गए। जो भारत सचिव होता था, सेक्रेटरी ऑफ इंडिया होता था, ये ब्रिटिश कैबिनेट का ही एक मेंबर होता था और इसकी सहायता के लिए 15 सदस्यों की एक काउंसिल की स्थापना की गई, परिषद की स्थापना की गई। ये प्रत्यक्ष रूप से यानी सीधे रूप में ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी माना जाता था, रिस्पॉन्सिबल माना जाता था। 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट आया था, तो इसमें द्वैध शासन जो व्यवस्था थी उसको समाप्त कर दिया गया था, लेकिन इसके समाप्त होने के बाद भी भारत से संबंधित जितनी भी मुख्य शक्तियां थीं वो अभी भी ब्रिटिश संसद में ही निहित थीं। गवर्नर जनरल, आपको पता है, वो रिप्रेजेंटेटिव होता था किसका? क्राउन का। और गवर्नर जनरल को अब क्या बना दिया गया था? वायसराय बना दिया गया था। यहाँ पर 2 चीज़ें हम देखते हैं, जैसे भारत सचिव की बात करें और वायसराय की बात करें, क्योंकि भारत सचिव जो था वो इंग्लैंड में ही रहता था और वहीं से, क्योंकि वो ताज का प्रत्यक्ष प्रतिनिधि होता था, एक तरीके से उसके ही आदेशों को वो यहाँ पर लागू करवाता था। तो वायसराय और भारत सचिव का कंपैरिजन अगर हम करें, तो हम यहाँ पर ये देखते हैं कि अभी भी वायसराय से ज़्यादा शक्तियाँ जो थीं वो किसके पास थीं? भारत सचिव के पास थीं। भारत सचिव के अनुदेशों का ही पालन वायसराय के द्वारा किया जाता था। तो भारत में शासन की समस्त गतिविधियों का केंद्र जो था वो आप क्या मान सकते हैं, लंदन में जो भारत सचिव था वो ही बना रहा। भारत परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा वायसराय की जो काउंसिल होती थी उसमें नए सदस्य की नियुक्ति की गई विधि विदेश विशेषज्ञ के रूप में, और परिषद के पास में वास्तविक अधिकार न होकर के उसकी प्रवृत्ति कैसी रही? केवल सलाहकारी रही। वो केवल सलाह दे सकती थी, उसकी जो भी अनुशंसाएं होती थी
गवर्नर जनरल के प्रति या वाइसराय के प्रति, वो केवल सलाहकारी होती थी। वो बाध्य नहीं होता था वाइसराय के काउंसिल की सलाह को माने या ना माने, इस तरीके का प्रशासन इस टाइम पे चल रहा था। वैसे ये जो 26वां अध्याय हम पढ़ रहे हैं, ये कोई अलग से अध्याय नहीं है। अगर आप देखें तो इसको आप इस तरीके से ले सकते हैं कि अब तक आपने जो भी पढ़ा है, यानी द एडवेंट ऑफ यूरोपियंस, यहाँ से हमने चीज़ों को स्टार्ट किया था, भारत में यूरोपियों का आगमन, और वहाँ से लेकर के भारत की स्वतंत्रता तक की जो पूरी जर्नी है, इसका पूरा निचोड़ अगर आप कहें तो ये 26वां अध्याय है। क्योंकि इसमें अलग-अलग जो क्षेत्र हैं, चाहे पुलिस व्यवस्था, चाहे न्याय व्यवस्था, है ना? चाहे हम प्रशासन की बात करें, केंद्रीय प्रशासन हो गया, प्रांतीय प्रशासन हो गया, स्थानीय स्वायत्त संस्थाओं का विकास हो गया, तो ये पूरे का निचोड़ है, शुरुआत से लेकर के और अब तक। किस तरीके से चेंजेज़ होते चले गए, वो सारी चीज़ें इस अध्याय में बताई गई, ठीक है? तो हम यहाँ पे केंद्रीय प्रशासन की बात कर रहे हैं, तो केंद्रीय प्रशासन में हमने ये सारी चीज़ें देख ली। अब इसके बाद में प्रांतीय सरकारों की बात करते हैं। 1861 के अधिनियम ने मद्रास और बम्बई को विधायी शक्तियाँ पुनः लौटाने का काम किया, जो कि 1833 के एक्ट के द्वारा वापस ले ली गई थी। यानी मद्रास और बम्बई को जो विधायी शक्तियाँ मिली गई थीं, वो 1833 में उनको वापस ले लिया गया था। 1861 में जो एक्ट आया, भारतीय परिषद अधिनियम, उसके द्वारा बम्बई और मद्रास को ये विधायी शक्तियाँ पुनः वापस मिलती हैं। मद्रास, कलकत्ता और बम्बई प्रेसिडेंसियों की बात करें तो इनको प्रांतों की तुलना में ज़्यादा शक्तियाँ दी गईं, ज़्यादा अधिकार दिए गए। प्रशासन अगर दोनों क्षेत्रों में देखा जाए, प्रेसिडेंसियों में जो 3 प्रेसिडेंसियाँ थीं, प्रमुख प्रेसिडेंसियाँ मद्रास, कलकत्ता और बम्बई, और इनके अलावा जो कुछ अन्य प्रोविंसेस थे, प्रांत थे, इनके प्रशासन की बात करें, तो प्रेसिडेंसियों का जो प्रशासन था, वो गवर्नर जनरल और उसकी कार्यकारी परिषद के अधीन चलाया जाता था। ठीक है? और इनको सीधे रूप में आदेशित करने का काम कौन करता था? क्राउन, ठीक है? तो गवर्नर जनरल और उसकी कार्यकारी परिषद थी, वो क्राउन के आदेशों के अनुरूप प्रेसिडेंसियों का जो भी एडमिनिस्ट्रेशन था, उनको रन करती थी। प्रेसिडेंसियों के अलावा जो अन्य प्रोविंसेस थे, उनका प्रशासन लेफ्टिनेंट गवर्नर या जो मुख्य आयुक्त होता था, ठीक है? उसके अधिकार क्षेत्र में आता था, और ये किसके आदेशों के अनुरूप काम करते थे? गवर्नर जनरल के आदेशों के अनुरूप काम करते थे, ठीक है? यानी प्रेसिडेंसियों पर गवर्नर जनरल और उसकी परिषद का शासन, और वो किसके आदेशों के आधार पर काम कर रहा है? क्राउन यानी ब्रिटेन का जो भी राजा या रानी है, उसके आदेशों के आधार पर काम कर रहा है। और प्रेसिडेंसियों को छोड़ करके जो अन्य प्रोविंसेस हैं, उनका प्रशासन सीधे लेफ्टिनेंट गवर्नर या मुख्य आयुक्त के हाथ में है, जिनको निर्देशित करने का काम गवर्नर जनरल के द्वारा किया जा रहा है। कालांतर में विकेंद्रीकरण के लिए कुछ प्रयास किए गए। विकेंद्रीकरण इस शब्द को समझिए। विकेंद्रीकरण का मतलब है, अंग्रेजी में इसको बोलेंगे डिसेंट्रलाइजेशन, यानी शक्तियों का जो समूह है वो एक ही जगह पर विद्यमान है, और उन शक्तियों का क्या किया जा रहा है? पृथक्करण किया जा रहा है, यानी शक्तियों का बंटवारा किया जा रहा है। ऊपर से लेकर के जो मुख्य प्रशासन है या प्रकाश प्रशासन की जो केंद्रीय इकाई है, वहां पर सारी शक्तियां न हो करके कहाँ होनी चाहिए? ऊपर से नीचे की तरफ जब हम आते हैं प्रशासन की मुख्य, जैसे अभी हम देखते हैं तो प्रशासन का जो मुख्य धुरी है वो है केंद्रीय प्रशासन या केंद्र सरकार। अब केंद्र सरकार बाद के बाद में प्रांतीय सरकारें होती हैं, पर प्रांतों में भी जिले होते हैं, जिलों का अपना एक एडमिनिस्ट्रेशन होता है, जिलों के अंदर फिर डिविजन्स होते हैं, संभाग होते हैं, उनका अपना एक एडमिनिस्ट्रेशन होता है, संभाग के अंतर्गत जो टाउन होते हैं, नगर पालिका होते हैं, नगर निगम होते हैं, उनका अपना एक एडमिनिस्ट्रेशन होता है। तो ये क्या है? अभी जो व्यवस्था है हमारे यहाँ, वो विकेंद्रीकरण की व्यवस्था है, ठीक है? पावर्स का क्या किया गया है? डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है। तो ये उस टाइम की बात हम कर रहे हैं, यहाँ पर विकेंद्रीकरण नहीं था, पूरे के पूरे अधिकार एक ही जगह पर हुआ करते थे, एक ही इकाई हुआ करती थी। अब धीरे-धीरे ब्रिटिश सरकार को ये आवश्यकता महसूस होती है कि पावर्स का क्या किया जाए? विकेंद्रीकरण किया जाए, डिसेंट्रलाइज़ेशन किया जाए। तो इस संबंध में जो पहला प्रयास हमें देखने को मिलता है 1870 में, मेयो का प्रपोज़ल, लॉर्ड मेयो का प्रस्ताव। इसमें कहा गया कि प्रांतों के लिए कुछ निश्चित सेवाओं के प्रशासन, जैसे पुलिस की व्यवस्था की बात करें, ठीक है? जेल व्यवस्था हो गया, शिक्षा के मामले हो गए, स्वास्थ्य या सड़क से जुड़े हुए मुद्दे हो गए, इनके लिए कुछ राजस्व का भाग, केंद्रीय राजस्व से कुछ राजस्व का भाग इनके लिए निश्चित कर दिया जाए। यानी ये जो चीज़ें हैं, चाहे पुलिस व्यवस्था है, जेल व्यवस्था है, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, स्वच्छता, ये सभी चीज़ें डायरेक्टली केंद्रीय प्रशासन के ऊपर डिपेंड ना रहें। इनको कुछ निश्चित अधिकार दे दिए जाएँ, ताकि जो प्रांत हैं वो अपने स्तर पर टैक्स वसूल करके इन सभी चीज़ों का संचालन बढ़िया तरीके से कर सकें। इसके बाद विकेंद्रीकरण का दूसरा प्रयास हमें देखने को मिलता है 1877 में, लॉर्ड लिटन के टाइम पे। लॉर्ड लिटन ने क्या किया? इसके द्वारा कुछ अन्य क्षेत्र, जैसे भू राजस्व की बात हो, लैंड रेवेन्यू की बात हो, है ना? सामान्य प्रशासन की बात हो, कानून और न्याय की बात हो, तो इनमें से कुछ चीज़ों का हस्तांतरण प्रांतों को इसके समय में किया गया।
1882 में क्या होता है, राजस्व के जितने भी स्रोत होते थे, जिन स्रोतों से, जिन सोर्सेज से रेवेन्यू की प्राप्ति होती थी, उनका 3 भागों में विभाजन कर दिया जाता है। तो 3 भागों में विभाजन किस तरीके से किया गया? कुछ राजस्व के स्रोत थे, वो केंद्र के अधिकृत रखे गए, ठीक है? इनको सामान्य स्रोतों के अंतर्गत रखा गया। दूसरा जो इसका भाग था, वो प्रांतीय स्रोत से, ठीक है? और तीसरा ऐसा सोर्स था जहाँ से जो रेवेन्यू आ रहा था या जो रेवेन्यू कलेक्ट किया जा रहा था, उसका जो डिवीज़न है, वो किसमें होगा? केंद्र और प्रांतों में होगा। यानी जो भी मामले थे, जिन-जिन चीज़ों से सरकार को रेवेन्यू मिल रहा है, जो भी राजस्व की प्राप्ति हो रही है, पैसा मिल रहा है, उनका 3 भागों में विभाजन कर दिया गया। कुछ स्रोत ऐसे थे जिनसे कर केवल केंद्र सरकार वसूलती थी या केंद्रीय स्तर पर वसूला जाता था। कुछ स्रोतों से जो कर की वसूली है, वो प्रांतों के द्वारा की जाने लगी और कुछ स्रोत या कुछ भाग ऐसे थे, जिनसे जो भी रेवेन्यू आता था, उसका बँटवारा होता था केंद्र और प्रांतों के बीच में। तो ये व्यवस्था 1882 में लागू की गई, लेकिन इसके बाद भी केंद्र की सर्वोच्चता बनी रही और प्रांतों पर उसका पूर्ण नियंत्रण भी पहले की तरह ही देखने को यहाँ पे मिलता रहा। इसके बाद में इसी विकेंद्रीकरण के मार्ग पर आगे बढ़ते हुए स्थानीय स्वायत्त संस्थाओं के विकास की बात सामने निकल करके आती है। सरकार के द्वारा नगर पालिकाओं और जिला बोर्डों को प्रोत्साहन देकर के प्रशासन के अधिक विकेंद्रीकरण का निर्णय लिया जाता है। तो पावर्स का बंटवारा हो, है ना? शक्तियों के विकेंद्रीकरण की बात हो, तो इसका निर्णय सरकार के द्वारा क्यों लिया गया? इसके पीछे के कुछ कारक थे। वो कारक क्या थे? एक तो ये था कि अतिशय केंद्रीकरण के कारण वित्तीय संकट की समस्या सामने आ रही थी। क्योंकि रेवेन्यू कलेक्ट करने के सारे जो अधिकार थे, वो केंद्रीय स्तर पर थे। स्थानीय लोगों की बात करें या स्थानीय मुद्दों की बात करें, जैसे गाँवों को हम ले लेते हैं, तो गाँवों में जैसे स्वच्छता की बात, सफाई की बात, शिक्षा की बात, इन चीज़ों के लिए रेवेन्यू नहीं आ पा रहा था क्योंकि इनके ऊपर, इनके पूरे सिस्टम को ऑपरेट करने के लिए कोई भी संस्था विद्यमान नहीं थी। तो कुछ समस्याएँ आ रही थीं, इस वजह से ये जो है स्थानीय स्वायत्त संस्थाओं के विकास के बारे में यहाँ पे निर्णय लिया जाता है। दूसरा कारण ये था कि इस समय तक यूरोप में जो लोकल बॉडीज़ थीं, उनका डेवलपमेंट हो चुका था। यूरोप में स्थानीय संस्थाओं का विकास हो चुका था। तो कहीं न कहीं लोगों की अपेक्षाएँ भी सरकार से ये थी कि सरकार यूरोप की तर्ज पर भारत में भी स्थानीय संस्थाओं के विकास के बारे में बात करे या विचार करे। तीसरा ये था कि इन स्थानीय संस्थाओं के विकास से राष्ट्रवाद के उफान को रोकने में मदद मिल सकती थी, क्योंकि एक तो ब्रिटिश सरकार के प्रति भारतीय लोगों में वैसे ही असंतोष था, वैसे ही रोष था, क्योंकि लोगों का ये मानना था, लोगों की ये सोच थी कि ब्रिटिश सरकार भारतीय लोगों के विकास के लिए या उनके जीवन स्तर को अच्छा या बेहतर बनाने के लिए किसी भी तरह का कोई प्रयास नहीं कर रही है। ऊपर से अलग-अलग तरह के कानून और अलग-अलग तरह की दमनकारी नीतियाँ भारतीय लोगों के प्रति लाई जाती रहीं, जिस वजह से ब्रिटिश सरकार के प्रति लोगों के मन में काफ़ी असंतोष था और राष्ट्रवाद धीरे-धीरे, जो राष्ट्रवाद की भावना थी वो लोगों के मन में घर करती चली जा रही थी। तो ब्रिटिश सरकार ये सोच रही थी कि अगर हम शक्तियों का क्या कर देंगे, विकेंद्रीकरण कर देंगे और स्थानीय स्तर पर भी लोगों के जो भी छोटे-छोटे जो मुद्दे हैं उन पर थोड़ा बहुत भी अगर ध्यान दे लेंगे, तो कहीं न कहीं ये जो रोष उत्पन्न हो रहा है हमारे प्रति, इसको रोकने में मदद मिलेगी। और चौथा जो कारक था वो था कि स्थानीय कर का उपयोग स्वायत्त संस्थाओं के द्वारा करने से सरकार के प्रति आलोचना भी जो है वो कम हो सकती है, क्योंकि लोगों का मानना था कि ब्रिटिश सरकार सिर्फ अपने हितों के पोषण के लिए ही करों की उगाही करती है और जितना भी पैसा करों के रूप में या अन्य माध्यमों से सरकार के द्वारा वसूला जाता है, उनका उपयोग भारतीय लोगों के हितों को ध्यान में रखते हुए बिल्कुल भी नहीं किया जाता है। वो सिर्फ अपने फायदे के लिए काम करते हैं। तो अगर थोड़ा बहुत टैक्स कलेक्शन का अधिकार अगर स्थानीय स्तर पर इन संस्थाओं को दे दिया जाएगा और उन पैसे से थोड़े बहुत भी अगर विकास कार्य भारतीय लोगों के लिए होंगे, तो कहीं न कहीं ये जो आलोचनाएँ हैं सरकार के प्रति, इनको कम करने में मदद मिलेगी। तो ये प्रमुख कारक थे किसके? स्थानीय स्वायत्त संस्थाओं के विकास के। अब स्थानीय प्रशासन के विकास के अलग-अलग चरण रहे, उनके बारे में बात करते हैं। 1864 से लेकर के 1868 की ये जो समयावधि रही, इसमें पहली बार स्थानीय स्वायत्त संस्थाओं के निर्माण का कार्य जो है वो किया गया। लेकिन यहाँ पर एक कमी क्या थी कि जो इन स्थानीय स्वायत्त संस्थाओं के जो अधिकतर मेंबर हुआ करते थे, सदस्य हुआ करते थे, वो सरकार के द्वारा ही नॉमिनेट किया जाते थे। यानी उनके चयन में भारतीय लोगों की भागीदारी न के बराबर थी। इनका जो प्रमुख होता था या जो मुखिया होता था, वो जिला दंडाधिकारी होता था, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता था और वो भी जनरली कोई न कोई यूरोपीय ही होता था। और स्वरूप जो इनका बना रहा 1864 से 1868 के बीच में, हालाँकि इस पर प्रयास किया गया, लेकिन फिर भी इनकी जो प्रकृति बनी रही, वो विकास की
विकास करने वाली संस्थाओं के रूप में इनको पहचान नहीं मिली। ये केवल टैक्स उगाने वाली संस्थाएँ बनकर रहीं इस पूरी समयावधि में, केवल कर संग्रहण करने वाली संस्थाओं के रूप में इनको देखा जा सकता है। 1870 में मेयो का प्रस्ताव आया और इस प्रस्ताव के तहत ये जो प्रस्ताव लाया गया था, ये दरअसल 1861 का जो काउंसिल एक्ट था, परिषद अधिनियम था, उसके द्वारा एक जो नीति प्रारंभ की गई थी, वैधानिक विकेंद्रीकरण की नीति, इसी के परिणाम स्वरूप मेयो का प्रस्ताव आता है 1870 में। और इसमें ये कहा जाता है कि प्रांतीय सरकारों को स्थानीय कर आरोपण करने का अधिकार प्रदान कर दिया जाए और यहीं से स्थानीय वित्त की, लोकल फाइनेंस की जो प्रक्रिया है, वो यहाँ से स्टार्ट होती हुई मानी जाती है। 1871 में बंगाल जिला बोर्ड उपकर अधिनियम लाया जाता है और इसके द्वारा बंगाल के ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय स्वशासन प्रारंभ करने का प्रथम प्रयास किया जाता है। और इसी प्रकार के अधिनियम फिर मद्रास के लिए, पंजाब के लिए और उत्तरी पश्चिमी प्रांत यानी वर्तमान समय में जो उत्तर प्रदेश है, उसमें भी बनाए जाते हैं। बोर्ड उपकर, जिला बोर्ड उपकर अधिनियम जो थे, वो बनाए जाते हैं 1871 में। 1882 में रिपन का प्रस्ताव आता है और ये जो है, रिपन का जो प्रस्ताव है, ये स्थानीय स्वायत्त शासन की डेवलपमेंट में एक प्रमुख घटना के तौर पे देखा जा सकता है। इसके जो प्रपोजल्स थे, प्रस्ताव थे, सुझाव या प्रमुख बातें थी, उनको देखते हैं। इसने यह सुझाव दिया कि जितनी भी लोकल बॉडीज हैं, जितनी भी स्थानीय स्वायत्त संस्थाएं हैं, उनका विकास तेजी से किया जाए। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में जो संस्थाएं हैं, उनको कुछ निश्चित करों के आरोपण का अधिकार दे दिया जाए, यानी जिन पर केंद्र का कंट्रोल ना रहे, प्रांतों का कंट्रोल ना रहे और वो अपनी समझ के आधार पर अपने जो छोटे छोटे मुद्दे हैं, स्थानीय मुद्दे हैं, उनको अ, अच्छी तरीके से डेवलप करने के लिए अपने स्तर पर कर लगा सकें, ऐसा अधिकार उनको दे दिया जाना चाहिए। और संस्थाओं में गैर सरकारी सदस्यों के बहुमत की बात भी रिपन के प्रस्ताव में की जाती है, क्योंकि जैसे आपने ऊपर देखा, इन संस्थाओं के ज़्यादातर जो सदस्य होते थे, वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा ही नॉमिनेट किए जाते थे और प्रमुख जो होता था, वो भी कोई ना कोई यूरोपीय ही होता था। तो यहाँ पर रिपन के द्वारा ये कहा गया कि अगर हमें इनका ठीक तरीके से विकास करना है, तो इसमें गैर सरकारी शब्द यहाँ पर मतलब है भारतीयों के लिए, है ना? सरकारी शब्द जो यूज़ होता है, वो ये मान लीजिए वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के किसी भी व्यक्ति के लिए यूज़ हो रहा है। तो गैर सरकारी सदस्यों का बहुमत इनमें बढ़ाया जाए और सरकारी जो हस्तक्षेप है, इंटरफेयर है, वो कम से कम इसमें किया जाए। ठीक है? हालाँकि ये जो रिपन के उदारवादी विचार थे, स्थानीय स्वायत्त संस्थाओं के प्रति, ब्रिटिश जो नौकरशाही थी, उसने इसका बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं किया। तत्कालीन स्थानीय जो निकाय थे, उनमें कुछ कमियां भी थीं, जैसे निर्वाचित सदस्यों का अल्पमत में होना। जो सदस्य लोगों के द्वारा चुने जाते थे, उनकी संख्या इनमें बहुत कम हुआ करती थी। मताधिकार का अधिकार भी सीमित था और इन संस्थाओं पे सरकार का कड़ा नियंत्रण हुआ करता था। इसके बाद में 1908 में विकेंद्रीकरण पर राजकीय आयोग आता है और इस आयोग ने स्थानीय स्वायत्त संस्थाओं के कार्य करने में जो मुख्य बाधा है, उसके रूप में धन के अभाव को रेखांकित करने का काम किया। यानी इसने ये बताया कि स्थानीय स्वायत्त संस्थाओं को कार्य करने के लिए धन की आवश्यकता है और कहीं न कहीं धन उनके पास है नहीं, इसी वजह से इस लोकल लेवल पर जो भी डेवलपमेंट का कार्य है, वो नहीं हो पा रहा है। इसने कुछ प्रमुख सिफ़ारिशें की और इन सिफ़ारिशों में देखते हैं क्या-क्या प्रमुख बातें थीं। इसने बताया कि ग्राम पंचायतों को अधिक शक्ति प्रदान कर जानी चाहिए, ये इसकी सिफ़ारिश थी। उप जिला बोर्डों के महत्व पर बल दिया गया और इसके साथ-साथ ये भी कहा गया कि ये जो उप जिला बोर्ड हैं, ये डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के अधीन नहीं होने चाहिए, यानी जिला बोर्डों का नियंत्रण इन पर नहीं होना चाहिए। नगर पालिकाओं की जो कर लगाने की शक्ति है, उस पर भी प्रांतों के द्वारा या केंद्र सरकार के द्वारा नियंत्रण नहीं लगाया जाए और इसके साथ-साथ नगर पालिकाओं को प्राथमिक शिक्षा के बारे में या फिर अगर नगर पालिकाएँ चाहती हैं, तो मिडिल स्कूल की ज़िम्मेदारी भी उनको प्रदान कर दी जाए, ऐसी सिफ़ारिशें थीं राजकीय आयोग 1908 की। 1915 के भारत सरकार के प्रस्ताव के बारे में भी देखते हैं। इसने क्या किया, नए करों का सुझाव अस्वीकार कर दिया। जैसे यहाँ पे बात की गई थी इस राजकीय आयोग में कि नगर पालिकाओं की जो कर लगाने की शक्ति है, उस पर नियंत्रण नहीं लगाया जाए और इसके साथ-साथ यहाँ पे ये भी कहा गया था कि नगर पालिकाओं को स्थानीय स्तर पर कुछ अपने हिसाब से कर लगाने की भी स्वायत्तता या छूट प्रदान की जाए। लेकिन 1915 का जो भारत सरकार का प्रस्ताव था, उसमें नए करों का सुझाव जो था, इसको अस्वीकृत कर दिया गया, जिससे राजकीय आयोग के जो सुझाव थे, जो भी प्रपोजल्स आप ऊपर पढ़ रहे थे, इन सारी चीज़ों के बारे में जो सिफ़ारिश की थी राजकीय आयोग ने, ये सिर्फ़ कागज़ों पे ही सिमट करके रह गई। फिर इसके बाद में मई 1918 का प्रपोज़ल आता है स्थानीय स्वायत्त संस्थाओं के विषय में। स्थानीय संस्थाओं पर कम से कम नियंत्रण होना चाहिए और कर लगाने के मामलों में नगर पालिकाओं को अधिक से अधिक अधिकार देने की बात मई 1918 के प्रस्ताव में कही गई।
द्वैत शासन के अधीन क्या विकास हुआ? 1919 के एक्ट के द्वारा स्थानीय स्वायत्त शासन को एक हस्तांतरित विषय बना दिया गया। प्रांतीय और स्थानीय करों की सूची को अलग कर दिया गया, लेकिन फिर भी जो फाइनेंस का मामला था, वित्त का मामला था, अभी भी आरक्षित विषय था। आरक्षित विषय का मतलब इस पर सीधे रूप में सरकार का नियंत्रण था। 1930 में साइमन कमीशन की जो रिपोर्ट थी, उसने बताया कि संस्थाओं पर सरकारी नियंत्रण जो है वो बढ़ाया जाना चाहिए, और इसने तर्क क्या दिया कि मद्रास, बंगाल और उत्तर प्रदेश के अलावा स्थानीय स्वायत्त संस्थाओं में कहीं पे भी प्रगति देखने को नहीं मिली है। और इसने इसके साथ साथ ये भी तर्क दिया, जैसे हम यूरोप में स्थानीय स्वायत्त संस्थाओं की बात करते हैं, तो उसने ये तर्क दिया साइमन कमीशन ने कि जिस तरीके से यूरोप में स्थानीय स्वायत्त संस्थाओं पर सरकार का कड़ा नियंत्रण है, और उस कड़े नियंत्रण के फलस्वरूप ही यूरोप में जो स्थानीय स्वायत्त संस्थाएं हैं उनका विकास या उनमें प्रगति देखने को मिली है। और इसी वजह से भारत में भी ये जो स्थानीय स्वायत्त संस्थाएं हैं, इस पर भी सरकार का नियंत्रण बढ़ा देना चाहिए। ठीक है। 1935 का अधिनियम और उसके बाद की स्थितियों को देखते हैं। प्रांतीय स्वशासन के प्रचलन से स्थानीय स्वशासन को प्रोत्साहन और गति यहाँ पे देखने को मिलती है। यद्यपि जितने भी प्रोविंसेस थे, प्रांत थे, उनमें स्थानीय संस्थाओं को काम ज़्यादा दे दिया गया, कार्यभार ज़्यादा दे दिया गया, लेकिन उनकी कर लगाने की शक्ति अ, वही रही जो पुरानी थी। इसके साथ-साथ उसको और कम भी कर दिया गया। यानी वर्कलोड बढ़ा स्थानीय स्वायत्त संस्थाओं का, लेकिन जो लोकल मुद्दे होते हैं, स्थानीय मुद्दे होते हैं, उनके विकास के लिए जो भी धन की आवश्यकता होती है, वो धन कहाँ से आता है? स्थानीय संस्थाओं की जो करारोपण की शक्ति होती है, उससे आता है। तो इस पर कोई भी ध्यान नहीं दिया गया, काम बढ़ा दिया गया। 1947 तक बिना प्रांतीय सरकारों की आज्ञा के जो लोकल बॉडीज़ थीं, वो नए कर नहीं लगा सकती थीं। ये 1947 तक व्यवस्था विद्यमान रही। फिर भारत जब स्वतंत्र हो जाता है, तो संविधान में प्रोविज़न किया गया कि राज्यों को ग्राम पंचायतों के विकास के लिए जो है काम करना चाहिए, यानी एक तरह से निर्देश दिया गया। नीति निर्देशक तत्वों की जब हम बात करते हैं, डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, तो उसमें आर्टिकल 40 अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों के विकास के लिए निर्देश दिया गया, किसको? राज्यों को। फिर आगे चल कर के आप देखते हैं 73वां और 74वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होता है, और इस 73वें और 74वें संविधान संशोधन के द्वारा सरकार ने शहरी और ग्रामीण स्वायत्त संस्थाओं को मजबूत करने और प्रभावी बनाने का प्रयास किया। और इन्हीं संशोधनों के आधार पर जो अ, सत्ता के विकेंद्रीकरण या शक्तियों के विकेंद्रीकरण के फलस्वरूप जो त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था आप देखते हैं ग्रामीण स्तर पर और शहरी स्तर पर, ठीक है, वो जो है सामने निकल करके आती हैं, जो आज भी विद्यमान हैं और अपना काम कर रही हैं। तो आशा करता हूँ ये आज का जो सेशन है आपको अच्छा लगा होगा, और अगर ये सेशन अच्छा लगता है या जानकारी आपको अच्छी लगती है, तो इसको अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर ज़रूर कीजिएगा। बाकी आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट चैप्टर में एक नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद।